हेलो साथियों, और कैसे हैं आप लोग। साथियों, आपका स्वागत है निजो ऑनलाइन गुरुकुल में। साथियों, अभी लास्ट की क्लासेस में हम आपको बता चुके हैं कि उधार देते वक्त आपकी मेंटेलिटी क्या बनती है। वसूली के लिए जब आप फ़ोन करते हो तो सामने वाला क्लाइंट आपको कौन कौन से बहाने देता है, और इसके अलावा हमने आपको बताया कि जब वसूली के लिए आप फ़ोन करते हो तो आपकी मेंटल पोजीशन क्या बनती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या क्या सोचता है। और इसके अलावा अभी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने आपको बताया कि वसूली पे जाने से पहले या वसूली का कॉल करने से पहले एक बार इंश्योर हो जाओ कि कहीं आपके माल में या आपकी सर्विस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड हमने आपसे चर्चा की थी। अब आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि आपको कस्टमर से जब वसूली के लिए फ़ोन करते हो और वो उसने एक बार अगर आपसे मना कर दिया तो फिर आपको क्या करना चाहिए। फिर आपने कुछ किया या आपने कुछ बोला, फिर उसने दोबारा कुछ बोला, तो आपको क्या करना चाहिए। साथियों, नो बोलना इंसानी फितरत होती है। सपोज करो कि आप अपने घर पर बैठे हुए हैं और कोई सेल्समैन आपके पास आया और वो बहुत बेहतरीन चीज़ आपको दिखा रहा है कि सर आप ले लो, लेकिन एक बार आप नो ज़रूर बोलोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो प्रोडक्ट लेना नहीं है। यानी कि बार बार मना करना इंसान की फितरत होती है। साथियों, चाहे आप सेल्स कर लो या आप वसूली कर लो, ये दोनों लगभग एक सी ही हैं। साथियों, यहाँ हम आपसे जो चर्चा करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि आपको कितनी बार उसकी नो को सुनना है और उसका आपको जवाब देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने क्लाइंट के शोरूम पर गए और वो क्लाइंट बोला, उसने एक ऑब्जेक्शन दिया, उसने एक बहाना मारा। वो बहाना सही भी हो सकता है और वो बहाना गलत भी हो सकता है। यानी कि हो सकता है कि वो उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। जैसे वो बोला, अरे अग्रवाल साहब मैं क्या बताऊं, सुबह जैसे ही मैं घर से निकल रहा था ना, वो आपका पेमेंट है ना वो टेबल पर रखा रह गया। तो साथियों, उसने एक सामने से बोला, मैं भी टेबल पर रखा रह गया हो, और ये भी हो सकता है कि नहीं रखा रह गया हो, वो आपके सामने बहाना मार रहा हो। लेकिन इन दोनों ही कंडीशन में आप अक्सर ये बोलते होंगे, कोई बात नहीं है सर, बताइए फिर मैं कब आ जाऊँ। तो फिर वो कहता है कि आ जाना, जब तुम्हारा चक्कर लगे इधर से निकले तब आ जाना, आपकी बार है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप अच्छा सर, ओके सर, थैंक यू सर, ऐसे कह के और वहाँ से निकल जाते होंगे। लेकिन साथियों, अगर आपका उसने सामने से इस तरीके से बोला और आप ऐसे निकल गए तो इसका मतलब ये है कि आपने उसकी बातों का सामना नहीं किया। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको उसकी बातों का सामना 4 बार करना है, कम से कम 4 बार। जैसे उसने बोला कि मेरे घर पे रह गया है पेमेंट, मैं तो आपके लिए लेके आने वाला था, वैसे ही आपको बोलना है, सर कोई बात नहीं है, अभी आप जब घर पे जाओगे ना तो मैं आपके संग चलता हूँ। ये आपने क्या किया, उसकी बात का आपने ऐसे जवाब दिया। फिर आपको ये वॉच करना है सामने से कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो कैसे आपके सामने हिचकिचा रहा है या नहीं हिचकिचा रहा है, या वो इसके अगेंस्ट आपको इसका रिप्लाई आपको क्या कर रहा है, आपको वो क्या बोल रहा है। आपने एक ऑब्जेक्शन उसने दिया, उसने एक बात बोली, उसका आपने एक बार जवाब दे दिया। अभी आपको 3 जवाब और देने हैं, उठ के नहीं आना है वहाँ से। अब वो आपको बोल सकता है, नहीं तो आप कब तक बैठे रहोगे अग्रवाल साहब, अभी 2 बज रहे हैं दोपहर के, मैं तो यहाँ से शाम को 8 बजे जाऊँगा घर पे। तो आपको बोलना है, फिर ये दूसरा जवाब हो गया, नहीं सर कोई बात नहीं है, मेरे पे ऐसा कोई विशेष काम नहीं है, मैं आराम से यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, अपन 8 बजे चलते हैं। ये हो गया आपका दूसरा जवाब। अब इसमें क्या है, इसमें वो कस्टमर जो है अंदर ही अंदर तिल मिलाएगा और चिड़चिड़ा सकता है, और वो तीसरा आपको जवाब दे सकता है। तीसरा जवाब क्या हो गया, अरे अग्रवाल साहब आप तो ऐसी बात कर रहे हो, मैं कोई लेके भाग रहा हूँ क्या। तो इसको भी फिर आप जो है उसके अगेंस्ट में आप रिप्लाई करो, आप उसको जवाब दो, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लेके भाग रहे हो, अगर आप लेके भाग रहे होते तो सर मैं आपको माल काहे को बेचता। बात यह है एक्चुअली में मेरे को कल निकलना है और ये पेमेंट आपसे उठा के मेरे को सामने वाले को देना है, और वो मेरी दुकान पर बैठा हुआ है। ये हो गया तीसरी बात का जवाब। फिर वो चौथी बार आपसे कहता है, तो भाई वो तो ठीक है, लेकिन 6 घंटे तक यहाँ बैठे बैठे क्या करोगे,
नहीं सर कोई बात नहीं है, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आप किसी लड़के को भेज दीजिए आपके घर पे, मैं उसके संग चला जाऊंगा और भाभी जी से पैसे उठा लूंगा, आप भाभी जी को एक फ़ोन कर दो। तो इस तरीके से आपको अपना मुस्कुराते हुए, हंसते हुए और उससे सामना करते हुए आपको उसके बातों का रिप्लाई करना है। साथियों, अक्सर होता ये है कि हम लोग ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर, आते हैं सर, कल आते हैं, परसों आते हैं, ऐसे हम उसकी बात का तुरंत से रिप्लाई करके और वहाँ से निकल जाते हैं। साथियों, आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। ध्यान रखना, आपको 4 बार फेस करना है, 4 बार। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने फ़ोन किया रामलाल के पास जिस पर आपका 5 लाख रुपया निकल रहा है, याद है ना आपको, मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बताया था। ठीक है, रामलाल को आपने फ़ोन किया, रामलाल बोला सामने से, अरे अग्रवाल साहब वो ऐसा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, एक्चुअल में क्या है कि मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है और मैं हॉस्पिटल में हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर जो लोग होते हैं जिनका पैसा निकल रहा होता है, वो क्विकली इमोशंस के साथ उससे अटैच होते हुए, उससे व्यवहार निभाते हुए उससे बोलते हैं, रिप्लाई करते हैं, हाँ हाँ कोई बात नहीं है, बाद में बात करते हैं ना अपन। या ज़्यादा से ज़्यादा आप ये पूछ लेंगे कि क्यों, क्या बात हो गई मैडम को। लेकिन साथियों, यहाँ पर आपको जैसे ही उन्होंने सामने से बोला, अब ये बात चाहे सही है चाहे गलत है, आपको इसके पछड़े में नहीं पड़ना है। लेकिन अगर रामलाल ने बोला कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब है और मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो आपको तुरंत से उसको बोलना है रामलाल को, रामलाल जी कौन से हॉस्पिटल में हो आप। अब रामलाल जी अगर सही हैं तो हॉस्पिटल का नाम आपको ज़रूर बताएंगे, और जैसे ही वो हॉस्पिटल का नाम बताते हैं तो आप तुरंत उनके हॉस्पिटल पहुंच जाइए। यहाँ आपका रिश्ता कमज़ोर नहीं होगा, आपका रिश्ता मजबूत होगा। तो इस तरीके से आपने जो है नेक्स्ट फिर उनके पास गए, तो ये आपने पहले ऑब्जेक्शन को हैंडल किया। वहाँ जाने से आपको फ़ायदा ये होता है, एक तो आपको ये पता लग जाता है कि वाकई में उसकी वाइफ की तबीयत खराब थी या नहीं। दूसरी, आपको स्थिति का मालूम पड़ जाता है कि कितना क्रिटिकल केस वो था, कितना क्रिटिकल केस वो नहीं था, और आपको ये आइडिया लग जाता है कि कितना वक्त उनको वहाँ पर लगने वाला है, और आपको ये आइडिया लग जाता है कि उनकी हेल्प के लिए वहाँ पे कौन कौन लोग हैं। साथियों, ये सारी चीज़ें आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी में, नेक्स्ट उनसे बात करने में आपको बहुत हेल्प देगी। और आपके मन में जो बीच बीच में ये आता होगा कि कहीं वो बहाना तो नहीं कर रहा, कहीं वो बहाना तो नहीं कर रहा, इस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल होगा। और जब आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे तो रामलाल को भी ये समझ में आ जाएगा कि इस बंदे को मेरे को पेमेंट देना होगा। उसके 2 कारण होते हैं। एक कारण तो वो नेगेटिव ये ले सकता है रामलाल कि बड़ा नालायक है अग्रवाल, साला भरोसा नहीं है तो हॉस्पिटल तक चला आया अपने पैसे के चक्कर में। और एक पॉजिटिव असर उस पर यह भी पड़ सकता है कि अग्रवाल साहब दिल के बड़े अच्छे आदमी हैं, हॉस्पिटल में भी मेरी तकलीफ में मेरे साथ आए। साथियों, वो चाहे नेगेटिव ले या वो पॉजिटिव ले, दोनों ही चीज़ों में आपका फ़ायदा होने वाला है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। साथियों, आपने रामलाल के पास फ़ोन किया, रामलाल बोला, भाई अग्रवाल साहब ऐसा है कि आपने जो मशीन मेरे को बेची थी ना, वो मशीन सही अच्छा काम नहीं कर रही है, वो मशीन बहुत ख़राब है। आपने कहा क्यों, क्या बात हो गई। ये आपका पहला ऑब्जेक्शन का हैंडल करना हो गया। उन्होंने बोला तो आपने उनका इस तरीके से बोला, क्यों क्या बात हो गई। फिर वो रामलाल अपनी बात बताएंगे कि उस मशीन में ये बात हो गई है। ठीक है, आपको बोलना है ठीक है सर मैं आता हूँ। आप उनके पास गए, ये दूसरा ऑब्जेक्शन हैंडल हो गया। आप उनके पास गए और मशीन को देखा बारीकी से कि क्या वाकई में मशीन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। जब आपने देखा कि मशीन को ठीक करवाया जा सकता है और वाकई में प्रॉब्लम थी, तो आप मशीन को रिप्लेस करवा दीजिए या ठीक करवा दीजिए। लेकिन वहाँ जाने से आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको ये मालूम पड़ जाती है कि रामलाल कहीं बहाना तो नहीं कर रहा। इसके बाद यदि रामलाल ये कहता है कि अरे इससे कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा तो ये नुकसान है, मेरा तो वो नुकसान है, तो फिर उनसे ये कहिए कि ठीक है सर आप मशीन वापस कर दीजिए, हम आपके पास दूसरी मशीन भिजवा देंगे। तो ये वो वाली बात हो गई जो मैंने आपसे कहा कि जब वो प्रोडक्ट में कमी निकाल रहा है और वाकई में प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, तो आप उस प्रोडक्ट को वापस ले लीजिए। उससे पहले एक हैंडल आप और कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया
कि अगले शहर में, किसी और शहर में, किसी और क्लाइंट से, जो कि आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, जो आपकी उस मशीनरी को, उस प्रोडक्ट को खरीद चुका है, उसका नंबर भी साथ लेके जाओ और उससे भी उसकी बात कराओ। तो रामलाल को समझ में आएगा कि ये तो मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं, पैसा मेरे को देना पड़ेगा। कहने का मतलब मेरा ये है साथियों, मेरा बातों का मर्म समझो, मेरी बातों का मतलब समझो कि उसने एक बार मना किया सामने वाले ने, तो तुरंत आपको लौटना नहीं है, तुरंत आपको मना नहीं करना है कि चलो कोई बात नहीं है। उसने बोला कल ले लेना, आपने बोला ठीक है सर, थैंक यू, मैं कल आता हूँ। ऐसे नहीं करना है आपको बोलना है नहीं सर, पैसे तो मेरे को आज ही चाहिए, बाकी आप कल की कह रहे हो तो ठीक है, मैं सो जाता हूँ आपके ऑफिस में, आप मेरे को कल सुबह दे देना, लेकिन मैं जाऊँगा तो पैसे लेके ही जाऊँगा सर, क्योंकि हमारा 15 दिन का वायदा था और 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। इस तरीके से उसने पहला आपके एक झापड़ मारा। झापड़ का मतलब है कि पहला उसने जो एक बहाना मारा, तो आप उस झापड़ को खाने के बाद दूसरे झापड़ के लिए तैयार हो जाओ, यानी कि फिर कोई बात बोलो, फिर उसके रिप्लाई में वो सामने वाला रामलाल आपको कोई ना कोई झापड़ मारेगा। 2 झापड़ हो गए, फिर वह आपको एक और बहाना मारेगा, फिर आप उसका एक जवाब दो। तो इस तरीके से साथियों आप 4 बहानों का इंतजार करो, 4 बातों का इंतजार करो और चारों बातों का एक एक करके जवाब दो। वो चारों जवाब जो होंगे वो आपके धंधे से रिलेटेड और आपके तजुर्बे से रिलेटेड वो सारे 4 जवाब होंगे। उन 4 जवाबों का जो आपको प्रैक्टिस करना है वो प्रैक्टिस डिपेंड करेगा जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रामलाल कौन कौन से बहाने मारता है। मैंने 100 से ज़्यादा वहाँ पर बहानों की लिस्ट आपको दी थी। वो इसी वजह से दी थी कि 100 से ज़्यादा बहाने जो है, जो आपके माइंड में नहीं होते हैं, उन सारे बहानों को आप एक एक करके एक कॉपी पर लिखो। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी साथियों। ये कोर्स ऐसा नहीं है कि कोई अलादीन का चिराग है कि मैंने फूंक मारी और प्रकट, ऐसा नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ उनको प्रैक्टिस करो। जो भी 100 मैंने आपको बताए थे ऑब्जेक्शन, जो भी मैंने 100 बहाने बताए थे, उन 100 बहानों को एक कॉपी पर नोट करो और विचार करो कि अगर उसने ये बहाना मारा तो मैं ये बोलूँगा, अगर उसने वो 27 नंबर का बहाना मारा तो मैं फिर ये बोलूँगा, अगर उसने 53वें नंबर का बहाना मारा तो मैं उसको ये बोलूँगा, अगर उसने 2 नंबर का बहाना मारा तो मैं उसको ये बोलूँगा। इस तरीके से पूरी लिस्ट को आप प्रैक्टिस कीजिए और लिस्ट को प्रैक्टिस करने के बाद पहले उसको पेन से और कागज़ से एक रजिस्टर पर प्रैक्टिस करिए और उसके बाद फिर अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने पार्टनर के साथ, जो भी कोई सामने आपके घर में या आपके परिवार में या फिर आपके फैक्ट्री में या आपके ऑफिस में जो भी कोई आपका अपना हो, उसके साथ बैठ के उस रोल को प्ले कीजिए। जितनी बार आप इस रोल को प्ले करेंगे उतना ही आपको जो है इसकी प्रैक्टिस होगी। रोल प्ले कैसे करना है? सामने से उसको समझ लो कि वो क्लाइंट है और वो आपको कोई ना कोई बहाना मारेगा। वो सामने वाले को वो लिस्ट दे दो, वो उसमें से ढूंढ के आपको बहाना देगा और आप उन बहानों के जवाब दोगे। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो साथियों हम फिर दोबारा से मिलेंगे कल, तब तक बने रहिए हमारे साथ निजी ऑनलाइन गुरुकुल में।